वहाँ पे विल स्टार्ट डाउट्स आस्किंग, टेकिंग डाउट्स इन द सीक्वेंस, है ना, जो सीक्वेंस में हैंड रेज हुए उस सीक्वेंस से हम लोग लेंगे। तो प्लीज़ कीप योर डाउट्स लिटिल बिट शॉर्टर एंड सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट 1 to 1.5 आवर्स में। ठीक, चलिए ठीक है। यस करणदीप जी, यू कैन आस्क योर क्वेरी। पहले जस्ट स्टेट योर नेम और आपने कब ज्वाइन किया वो बता दीजिए, देन यू कैन आस्क योर क्वेरी। गुड इवनिंग सर जी। हाँ जी बोलिए। सर मैं 1 महीने से हो गया ट्रेडिंग करते ओके हुए, ओके। आपको फॉलो करते हुए। हाँ हाँ बोलिए। तो मैंने ट्रेड तो लिए, 3-4 ट्रेड लिए थे मैंने, तीन हाँ, सही गए मेरे। आज लिए थे कि कौन से? ये परसों जो कल परसों ट्रेड मिला था ना, तो हाँ टाटा कौन सा आईटी स्टॉक, वो भी अच्छा चला। हाँ, टेकेम। टेक्नोलॉजी सर। हाँ हाँ। तो मेरा सब क्वेश्चन है कि इक्विटी में मुझे ट्रेडिंग कम मिल रहा है सर, मतलब कि इक्विटी में मैं ट्रेडिंग करता हूँ मैं, उसमें ट्रेड कम मिलते हैं सर। अच्छा, देखिए अभी कैसा है, दो सिस्टम, अभी एक जैसे आपने दो सिस्टम सीखे हैं, ठीक है, गेम चेंजर में एक सिस्टम जो सीखा है वो आर सीखा है, करेक्ट। जी सर। और एक जो सिस्टम सीखा है वो अपना फेक रेंज एक्सपेंशन या रिवर्सल सेटअप सीखा है। ठीक है, ये दो सेटअप सीखे हैं हमने गेम चेंजर में। और आपका ऑप्शन का सेटअप है वो इंडेक्स वालों के लिए। तो अभी आप, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इंडेक्स में नहीं आप फोकस कर रहे हो, राइट? जी सर, राइट सर। हाँ, ठीक है। तो स्टॉक्स में आपके लिए ये दो सेटअप्स रहेंगे, एक तो जो रहेगा आपका आर और फेक रेंज एक्सपेंशन। अब अभी जो यहाँ पे है आर आपको रोज़ कंपैरेटिवली एक या दो सेटअप मिलता है। और अभी जब मार्केट, जनरली आप देखोगे तो मार्केट ही बहुत छोटे रेंज में है ना, बैंक निफ्टी भी ज़्यादा मूव नहीं हो रहे, आराम आराम से चल रहे हैं। गैप अप भी हो रहे, तो गैप अप के बाद वो साइडवेज जा रहे हैं। तो एक तरीके से मार्केट थोड़ा स्लो मूविंग है अभी, तो उसके वजह से जो टारगेट्स है और जो रिवॉर्ड है वो भी अभी रिलेटिवली काफ़ी क्लोज मिल रहा है ना। नहीं तो पहले समान जो फ्री मूवमेंट है वो मार्केट में मिसिंग है। जैसे कि आज अगर नॉर्मल आप जो ICICI बैंक में या एक्सिस बैंक में अगर देखेंगे तो ये जो सेटअप है यहाँ पे आपको आज REBV सेटअप मिला, बराबर, राइट। एक्सिस बैंक का यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मार्केट ने ऊपर ओपन हुआ, ये फेक रेंज एक्सपेंशन का भी आ जाता है और एक तरीके से REBV भी आया। फिर उसके बाद वो बेस बिल्डिंग मोड में मार्केट चला गया। यहाँ पे 1 2 3 4 4 छोटी छोटी कैंडल्स, वॉल्यूम भी डिप आपको दिख रहा है। और उसके बाद उसने यहाँ पे एक अच्छी WRC से ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, ये आपको अच्छी WRC ब्रेक डाउन दिया, आपको मिल गई एंट्री। और आपका जो टारगेट है वो, फिर ये तो चलो बहुत पास में है तो इसके लिए तो नहीं खेलेंगे, ये हमारा टारगेट PDL हो गया, ये आपका टारगेट 1 हो गया। ठीक है, ये टारगेट 1 हो गया। उसके बाद जो है मार्केट नीचे गया और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट आ गया वो ये था। तो उसने दोनों टारगेट आज हिट कर लिए थे और ये सेक्टर के साथ मूव हो रहा था। ठीक है, तो ये आपको ट्रेड्स आपको मिलते हैं, जब वही है कि हमें वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा नहीं ट्रेड नहीं मिलेंगे, हमें बस वहाँ पे अलर्ट रहना पड़ता है कि जब मार्केट सेक्टर के साथ जो मूव हो रहे हैं स्टॉक्स, उनको नहीं छोड़ना है। ठीक है, जैसे आज एक्सिस बैंक हो गया, ठीक है, ये वन ऑफ द एक अच्छा ट्रेड वहाँ पे मार्केट ने, क्योंकि ये सेक्टर के साथ ब्रेकडाउन दिया उसने बैंक निफ्टी के साथ। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड था आपका ICICI बैंक का, ठीक है, ICICI बैंक भी यू कैन सी सेम, क्योंकि बैंक निफ्टी वहाँ पे कर रहा था सेम, वो वहाँ पे ये बॉर्डर लाइन केस है, ये भी हम कंसीडर करते हैं। REBV में BDH के पास एकदम बेस बिल्ड हो रहा है और वहाँ पे उसने जो है ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, बैंक निफ्टी ने भी स्ट्रक्चर ब्रेक किया। तो बेस बिल्ड और स्ट्रक्चर ब्रेक दोनों हो रहा है, मतलब ये सबसे बेस्ट सिनेरियो हो गया, राइट। तो राइट। आपको कभी भी ये चीज़ याद रखनी है, कभी भी कोई स्टॉक ढूंढना है, डायरेक्ट स्टॉक मत ट्रैक करो। देखो लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि ऐसे इसमें बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, वो दिमाग अगर आप कोटेक पे लगाओ, कोटेक उल्टा मूव हो रहा था पूरा, बैंक निफ्टी का पूरा उल्टा मूव हो रहा है। ठीक है, जब बैंक निफ्टी नीचे गया तो कोटेक ने ऊपर ब्रेकआउट दिया। ऐसे स्टॉक को इग्नोर करना है, क्योंकि ये जो है सेक्टर के साथ नहीं मूव हो रहा है, तो आपको नहीं पता ये बाद में कभी एकदम से गिर जाए, कुछ भी ये उल्टी सीधी हरकतें कर सकते हैं। बाद में सेक्टर के डायरेक्शन में आया तो फिर ठीक है ना। जब सेक्टर ने बाद में वापस PDH के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो कोटेक ने भी यहाँ पे आपको बेस से ब्रेकआउट दिया, फिर आप उसको ट्रेड कर सकते हैं और फिर वो मूव किया। तो इसमें भी REBV आज बैंक निफ्टी में तीनों, इसमें ICICI बैंक सेल, एक्सिस सेल जो हमारे लिस्ट में है, और बाद में बैंक निफ्टी ने जब PDH टारगेट 1 के ब्रेक किया तो कोटेक ने वापस बाय सेटअप दिया। तो ये तीनों जो ट्रेड है यहाँ पे,
बट ये वाला जो ट्रेड है ये इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पे जब इसने WRC बनाया ऊपर तो सेक्टर नीचे गिर रहा था, बट यहाँ पे वो सेक्टर के साथ सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में आ गया वो। ठीक है, तो REBB आपको स्टॉक में सेक्टर मतलब स्टॉक्स आपको मिलते ही REBB में, राइट, उसका कोई ये नहीं है, बस ये है कि सेक्टर देखते जाओ क्या कर रहा है। अभी जैसे ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर PDL के नीचे, ठीक है, वो गिर रहा है, तो PDL के नीचे कोई सेक्टर है और PDH के ऊपर है, तो वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी, अब ये मारुति कुछ नहीं कर रहा है, वही घूम रहा है, PDL के नीचे WRC नहीं बनाई, तो मारुति को डिस्कार्ड करना है। दूसरा स्टॉक देखना, ये देखिए इसने दिया ना, ये जो है ये आपका फिर एक मूव कर रहा है, तो सेक्टर के साथ जो मूव कर रहा है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसने ब्रेक डाउन किया सेक्टर के साथ, और यहाँ पे आपका कंटिन्यूएशन है, फिर उसने ब्रेक डाउन किया, तो ये स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया मार्केट ने, यहाँ पे आप उसको सेल कर सकते हो ट्रेंड, ये SL सेक्टर के साथ है, और फिर उसके एक मिनट किसी का अनोटेशंस आ रहे हैं, और ये जो है ये आपके टारगेट्स भी जो पीछे के सपोर्ट है, ये आपका आ गया टारगेट 1 और ये आपका आ गया टारगेट 2। ठीक है, तो सेक्टर के साथ आप रहोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, यस अजीत जी बोलिए। हाँ, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा। आवाज आ रही है सर? हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये रेंज एक्सपेंशन के बाद जो बेस बिल्डिंग होते हैं ना सर, हाँ हाँ, उसमें आपने बोला था 4 कैंडल है ना सर, तो 4 कैंडल क्लोज होने के बाद मतलब पूरा होने के बाद ही एंट्री लेना पड़ेगा ना सर? यस, आपको 4 कैंडल मतलब मिनिमम होती है, 4 हाँ। कैंडल्स आपकी मिनिमम होती है, मतलब उतना, मतलब मार्केट एक साइडवेज जाना चाहिए 4 मिनिमम कैंडल्स के बाद, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए, वो मैंडेटरी है, तभी हमारे लिए वो मैटर करता है। ठीक है, अभी हाँ, हाँ बोलिए। और एक बार 16 अगस्त में जाइए सर चार्ट में, 16 अगस्त निफ्टी। ओके, निफ्टी में ना, ठीक। हाँ निफ्टी 16 अगस्त में 11:15 का कैंडल सर। बोलिए। सर ये तो मतलब कभी कभी आप मैं आपका जो वीडियो में मैं देखा हूँ कि कभी कभी ये जो नीचे पे पिन है ना सर, थोड़ा ज्यादा है ऊपर वाला से। कभी कभी आप ये बोला कि इसको WRC नहीं है, कभी कभी ये WRC बोलते हैं, मतलब उसका कुछ रेंज है क्या सर? WRC बोलने के लिए कुछ ऐसा रेंज है क्या? हाँ मिनिमम देखिए, या WRC मैक्सिमम? मतलब कैसा है कि जो बॉडी है, बॉडी उसका जो है कंपेयर टू विक मिनिमम 80% होना चाहिए। ओके ठीक है, यहाँ पे विक के कंपैरिजन में बॉडी बहुत बड़ी है, तो कोई टेंशन ओके नहीं है, तो WRC है। ओके। अब कौन सी WRC नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, जैसे कि ये वाली देखिए, ये कैंडल दिख रही है, हाँ सर। ये विक के ओके कंपैरिजन में जितना विक है उतना बॉडी है, तो ये WRC नहीं है। ठीक है, तो वो आपका डिफरेंस है। अभी और देखेंगे हम लोग जो WRC नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल हो गई, ठीक है, या आपकी ये इस टाइप की कैंडल हो गई, मतलब ये वाली कैंडल हो गई, तो WRC मतलब बॉडी, बट ये WRC है, ये WRC है, ये WRC है, ये WRC, ये WRC है, ये WRC, ये सब WRC है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट उसमें से जो हमारी काम की WRC है, राइट, वो ये वाली। अब देखिए निफ्टी ने भी आज प्रॉपरली बेस बिल्ड किया है यहाँ पे, और फिर ये ब्रेकआउट किया विद WRC, ये काम के WRC, ये हमारी काम के WRC नहीं है। ठीक है, तो आप वहाँ पे एक तरीके से ये भी 4 कैंडल्स है, बॉडी छोटी है, ये भी कंसिडर कर सकते हैं, बट ये WRC में वॉल्यूम नहीं था, राइट। तो कभी भी कोई निकलता है, आपको अच्छे ट्रेड चाहिए, तो कभी भी बेस बिल्डिंग के बाद अगर मार्केट निकलता है तो उसका वॉल्यूम एक अच्छा रहना चाहिए, जो कि तब वो फिर एक यहाँ पे जैसे वॉल्यूम मार्केट में आना स्टार्ट हुआ, तब फिर आपको मूव मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। ठीक एक है, बार 10th अगस्त में जाइए, 10th अगस्त का 9:15 कैंडल। हाँ बोलिए। तो 9:15, आपका हाँ पहली वाली जो कैंडल है वो WRC नहीं है, हाँ, लेवल 10। क्योंकि उसका विक बहुत बड़ा है ना, राइट। हाँ। तो मिनिमम मतलब तो बॉडी कैसा है, बॉडी ये 80% होनी चाहिए और विक 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसे ये।
वो आपको विक मतलब कम दिखनी चाहिए, तो वो WRCs होती है, ठीक है। सर ऐसा तो दो दो कैंडल WRC एक बेरिश है बुलिश है ना सर? हाँ, इसका कुछ स्ट्रैटेजी है सर, मतलब जैसे कि नहीं ये देखिए, ये जो है ये कैसा है मार्केट, ये PDH PDL के बीच में यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। अब ये 10 अगस्त है, 10 अगस्त को क्या था अपना, 10 अगस्त वॉज वेनसडे। तो अब ये जो ऐसा मूव आता है मार्केट में, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर पे हम लोग जाएंगे 10 अगस्त को। तो यहाँ पे उसने जो किया है मार्केट ने ये है, राइट। अब मार्केट गया ऊपर, उसने स्ट्रक्चर ब्रेक वहाँ पे एक तरीके से किया, राइट। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद वापस वो आप यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया भी है तो इस ट्रेड का SL हिट हो गया होगा, है ना, क्योंकि ये अगर आप इसको ले भी रहे कि हाँ स्ट्रक्चर ब्रेक पे ट्रेड लेना है वहाँ पे, इसका SL हिट हुआ तो ये ट्रेड नहीं चला। ये सिर्फ मार्केट की वॉलेटिलिटी है और कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर 10 अगस्त को देखेंगे तो हम 10 अगस्त को बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, एक उसका देखेंगे, ये देखिए। तो 10 अगस्त को देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। हमेशा ये चीज़ याद रखना कि अगर निफ्टी गिर रहा है और बैंक निफ्टी वहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर रहा है, तो कुछ ना कुछ हमेशा मतलब दाल में काला है, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको फेक मूव्स मिल सकते हैं। क्योंकि जब बियरिश होता है, जब सेल ऑफ होता है, तो दोनों सेक्टर गिरते हैं, बराबर। क्योंकि बैंक निफ्टी का वेटेज बहुत ज़्यादा है, जब वो गिरेगा तभी वो निफ्टी को भी लेके गिरता है। ऐसा बहुत कम होगा कि निफ्टी ऐसे गिर रहा है कंटिन्यूसली और बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है या गिर नहीं रहा है, तो वहाँ पे निफ्टी ज़्यादा गिरेगा भी नहीं, क्योंकि वापस वो ऊपर फिर आ जाता है। और वही हो रहा है अभी। 10 अगस्त को जब निफ्टी गिरा वहाँ पे, बैंक निफ्टी ने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया। तो जब ये लाइव सेशन भी शायद चल रहा था तो वहाँ पे भी हमने निफ्टी सेल करने को मतलब एटलीस्ट मना किया था, बिकॉज ये चीज़ नहीं गिर रही है, सपोर्ट नहीं कर रहा था उसको। तो वहाँ पे फिर कैसा है, जैसे ही ये ऊपर आ गया, निफ्टी भी ऊपर आ गया, तो हमेशा आपको, क्योंकि निफ्टी में कैसा है कि मल्टीपल सेक्टर्स है, उस दिन शायद रिलायंस या IT सेक्टर डाउन होगा, एक कोई डाउन हो जाता है तो निफ्टी को टेम्पररी गिरा देता है। बट सबसे मेजर होता है आपका, अगर निफ्टी प्रॉपर बियरिश जो निफ्टी होता है, उस केस में आपका IT सेक्टर प्लस बैंक निफ्टी प्लस रिलायंस, ठीक है, और HDFC आपका, क्योंकि HDFC बैंक निफ्टी में नहीं आता। ये चारों जो है, ये चारों इंपॉर्टेंट है। अगर इस चार में आपको कभी कभी ऐसा दिखेगा कि सिर्फ ये -1% है, बट ये जो है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बहुत बार निफ्टी ऐसे फेक नीचे देख के जल्दी से ऊपर रिकवर हो जाता है। तो ये चारों जो इंग्रेडिएंट्स हैं, IT सेक्टर, बैंक निफ्टी, रिलायंस और HDFC बैंक तो बैंक निफ्टी में आ जाता है, तो उसको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चारों आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने के लिए। और उस दिन अगर आप देख रहे होगे तो मैक्सिमम IT सेक्टर ही सिर्फ डाउन था, बाकी ये सब फ्लैटिश चल रहे थे। तो जब भी अगर निफ्टी इस तरीके से सेल ऑफ देता है और ये सपोर्ट नहीं करते, तो वो सेल ऑफ सस्टेन नहीं होता, राइट। तो सिमिलरली जो बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका जो टॉप 3 है, ICICI बैंक, HDFC बैंक आप देखो, और आपका मतलब टॉप 4 भी चलो, ICICI, HDFC बैंक, कोटेक और SBI, ये चारों का एक इंपॉर्टेंट। आज कोटेक उल्टा जा रहा था और बाकी के गिर रहे थे, तो एक तरीके से वहाँ पे है कि हाँ सेक्टर के साथ हमने ट्रेड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जो सेक्टर ने जब गिर रहा था ICICI बैंक सेल किया, अगर आपने एक्सिस सेल किया, बिल्कुल सही है। बट कोटेक ऊपर जा रहा है, PDH के ऊपर जा, मतलब एक तरीके से सस्टेन कर रहा है और ब्रेकआउट कर रहा है, तो पॉसिबल रहता है कि जो इंडेक्स है वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं गिरने के लिए वो रुकेगा, क्योंकि जो एक हैवी वेट है वो उसको रोक रहा है बार बार, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं, मतलब ये 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपके निफ्टी को देखने के लिए। जब भी निफ्टी स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो ये देखना पड़ता है। अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग में हो तो ये आपके लिए मैंडेटरी है देखना, क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि कौन से एक आधा स्टॉक तो नहीं गिरा रहा है या फिर एक पूरा मार्केट एक गिर रहा है। जनरली सबसे इम्पॉर्टेंट होता है IT और बैंक निफ्टी। अगर ये दोनों गिर रहे हैं, इन दोनों ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया और ये हो रहा है, तो ये फिर रिलायंस और HDFC अगर थोड़ा ऊपर भी जाएगा तो भी निफ्टी को उतना सपोर्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी और IT सेक्टर का वेटेज काफ़ी होता है, ठीक है। और इस कंपैरिजन में जो 10 अगस्त को निफ्टी ने जब ब्रेक किया, बैंक निफ्टी इनफैक्ट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर रहा था, वहीं पे वो अटक रहा था। तो इसीलिए वन ऑफ द रीज़न था कि वहाँ पे निफ्टी में वो ट्रेड लेने से मना किया था, बिकॉज ये जैसे ही ऊपर पुश हो गया, निफ्टी को भी ऊपर पुश मिल गया फिर, ठीक है। क्लियर है अजय सर? जी? हाँ सर, और एक बात सर, ये वॉल्यूम कितने इम्पोर्टेंस रहता है सर इन इंग्रेडिएंट्स के साथ?
नहीं मतलब वॉल्यूम किसका देखना है आपको? मतलब अभी देख लीजिए निफ्टी का ही किसी का अगर WRC बनना है बनेगा तो आपने बोला कि कभी इसका वॉल्यूम भी देखना पड़ता हाँ, है। बहुत बार इंडेक्स में कैसा है, इंडेक्स में थोड़ा एक प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत बार आपको वॉल्यूम उतना ढंग का नहीं मिलता है ना, बहुत बार अच्छा भी मिलता है, बट इंडेक्स जैसे जब स्लो मूविंग होता है, जैसे अभी की जो मार्केट्स है बहुत स्लो मूविंग है, देखो आराम आराम से मूव हो रहा है ना। तो कभी जब हमको वॉल्यूम मिल रहा है, जैसे ये बेस बिल्डिंग है, ये कल का आई थिंक 16 तारीख का सेटअप है, 2 दिन पहले का, ये बेस बिल्डिंग करके ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे उसने अच्छा वॉल्यूम दिया। तो जब वो अच्छा वॉल्यूम जब वहाँ पे वो देता है वहाँ पे एक तरीके से, तो 1 2 3 शायद ये वाला कौन सा है इसका, इसका देख लेंगे, हाँ ये वाला, तो ये अच्छा वॉल्यूम है। तो जब अच्छा वॉल्यूम दिया तो कोई टेंशन नहीं है। बहुत बार इंडेक्स कैसे करता है कि जब वो आराम आराम से चलता है, सो आपको वहाँ पे दिखेगा कि वो आपको वॉल्यूम नहीं देगा उतना ढंग का, जैसे ये इतना ढंग का वॉल्यूम नहीं दिया उसने, WRC बनाई निकाला है, ढंग का वॉल्यूम नहीं, तो उससे क्या होता है मार्केट थोड़ा स्लो मूविंग हो जाता है। अगर वॉल्यूम अच्छा दे रहा है तो आपको एक ये क्रेडिबिलिटी रहती है कि वो जल्दी मूव हो जाएगा, फास्ट मूवमेंट आएगी, राइट। और वॉल्यूम स्लो है तो वो आराम आराम से जाएगा। इंडेक्स में एक ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे आज का भी अगर एक देखेंगे, राइट, ये वाला वर्टिकल लाइन, ठीक है, तो कंपैरेटिवली इसका वॉल्यूम जो रेंज में था उनसे थोड़ा सा एक अच्छा था, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं बट एक थोड़ा अच्छा था। तो ये धीरे धीरे मूव करके यहाँ तक गया, नहीं तो फिर कैसे है मार्केट एक ही कैंडल में ब्रेक कर देता है। वॉल्यूम अच्छा रहा, इट मीन्स कि मार्केट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम ड्यूरेशन कम लगता है, क्योंकि उतने बायर्स है सिस्टम में, इसीलिए वो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है और एंड दे कैन पुश द मार्केट फास्टर। बट अगर वॉल्यूम कम है रिलेटिवली, राइट, उस केस में क्या होता है कि उसको पुश आराम आराम से मिलता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जैसे अगर आप इस केस में हम लोग क्या करते हैं, है ना, थोड़ा सा एडाप्टेशन करते हैं, जो कंप्लीट प्रेडिक्शन में उनको वो मैंने जो ट्रिक्स बताई भी है वहाँ पे टिप्स, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब वॉल्यूम अच्छा है तब तो कोई इशू नहीं है, तब हम इजीली SL आप यहाँ पे नीचे रखिए बेस के नीचे। बट जब वॉल्यूम कम है तो ये जो कैंडल है इसको अगर एंगल्फ हो रहा है तो एग्जिट करना पड़ता है, मतलब हम रिस्क वहाँ पे बहुत कम कर देते हैं अपना, बिकॉज वॉल्यूम नहीं है तो मार्केट स्टॉल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। स्टॉल मतलब वो ब्रेकआउट के बाद एकदम टाइम पास करेगा, आधा पौन घंटा 1 घंटा, और अगर इतना टाइम पास कर रहा है वो फिर मतलब किसी को ट्रैप नहीं कर रहा है, और किसी को ट्रैप नहीं कर रहा है तो फिर वो मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है, फिर वो वापस रिवर्स भी हो सकता है वहाँ पे, राइट। जैसे कि हम देखेंगे उस केस में, यहाँ पे देखें ये वाला केस है ना, ये बेस बिल्डिंग किया उसने, ब्रेकआउट दिया, कंपैरेटिवली इसका वॉल्यूम आप देखोगे तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक ही है, जो बेस बिल्डिंग है उससे हल्का सा ज़्यादा है, राइट। अब देखिए क्या किया उसने, पूरा स्टॉल किया, पूरा स्टॉल हो गया वो, राइट। तो वॉल्यूम अगर उतना डोमिनेंट नहीं है बहुत ज़्यादा अच्छे से तो मार्केट स्टॉल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सेटअप में कुछ नहीं है, बट ये कैंडल के नीचे फिर स्टॉप लॉस, उसने स्टॉप लॉस भी नहीं खाया और वहीं पे बंद हो गया फिर, राइट। तो इसमें आपको थोड़ा एडेप्टेशन होना पड़ता है कि जिस कैंडल में वॉल्यूम कम है उसको एंगल्फ कर रहा है तो एग्जिट करना पड़ता है, ठीक है। और ये इसका वॉल्यूम का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है सर, मतलब जैसे कि आप हमारा PDH या PDL ऐसे बोलते हैं ना सर, ऐसा वॉल्यूम का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है सर, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू उस दिन ऊपर गया तो इसका अच्छा वॉल्यूम ऐसा हाँ कुछ है सर? देखो, आप अगर ऐसे बेसिक गाइडलाइन यूज़ करनी है तो वॉल्यूम में आप मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो, है ना। जैसे वॉल्यूम का एक मूविंग एवरेज इसमें जाओगे तो आप वॉल्यूम MA 20 MA लगा सकते हो, वो आपके लिए बेसिक गाइडलाइन हो जाता है। उससे अगर अच्छा वॉल्यूम है तो उससे ऊपर वॉल्यूम है मतलब वो एक अच्छा वॉल्यूम है, राइट। जैसे यहाँ पे देखो ये इसने ब्रेक डाउन किया, नहीं इससे कम, इससे देखो इससे कम वॉल्यूम है ना, ब्रेक डाउन की, सॉरी ये देखो उसके कंपैरेबल, उसके पास होना चाहिए वॉल्यूम, अगर उससे बहुत कम है तो वो बहुत कम वॉल्यूम है। जैसे यहाँ पे बहुत गैप दिख रहा है तो वो वॉल्यूम रिलेटिवली बिलो एवरेज बोला जाता है, अगर उससे ऊपर है अच्छा वॉल्यूम है तो वो अबव एवरेज है ना? जैसे यहाँ पे जब उसने ब्रेकआउट दिया तो उसके पास में अगर है, बहुत ज़्यादा चिपक रहा है तो ठीक है, उसके ऊपर रहा तो बहुत बढ़िया है, एक्सेलेंट है, ठीक है। बट अगर उससे बहुत ज़्यादा डीप है, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है उसमें, तो बिलो एवरेज रहता है, ठीक है। तो दैट यू कैन यूज़ एक मूविंग एवरेज बेसिक सा जो रहता है वो आपको एक बता देगा कि वॉल्यूम के मूविंग एवरेज की वॉल्यूम अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, क्या है। बट इसके नीचे है मतलब ऐसा नहीं कि ख़राब वॉल्यूम है, इससे बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो इट इज़ वेरी लो वॉल्यूम, ठीक है।
दैट ओके यू सर, कैन यूज। थैंक यू, ठीक है, वेलकम। दैट्स इट, थैंक यस स्वप्निल जी। हेलो। हाँ बोलिए स्वप्निल जी। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर आपका मुझे एएमओ का कंसेप्ट मतलब एएमओ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए था सर। कौन सा एएमओ? हाँ सर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर। हाँ सर, अब मैं पूरा वीडियो भी देखा हूँ, आपका कंसेप्ट आ रहे वीडियो सब समझ में आया सर। हाँ लेकिन परसेंट एएमओ का था ना, वो एक और एक क्या था, गैप अप हुआ था ना सर जी उसमें। एएमओ का सेवन कॉन्सेप्ट, हाँ। 750 का पिछला था, 81 था, और गैप अप में 113 हुआ सर उसका। नहीं, कौन सा बोल रहे हो 17750 सी कॉल था सर। आप? अच्छा, निफ्टी का। हाँ निफ्टी का। हाँ तो और कौन से? गैप अप हुआ अगले दिन, ह्यूज गैप अप हुआ था परसों सर। 16 अगस्त को बोल रहे हो ये वाला दिन? हाँ हाँ। अच्छा हाँ सर। ठीक है ना, तो इस दिन वहाँ पे क्या, यस, तो इसमें आपको क्या है सर इसमें प्रॉब्लम है कि ऑर्डर कैसा प्लेस करने का सर, मैं ऑर्डर प्लेस किया लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ सर, ट्रिगर नहीं हुआ था वो 113 को। आपने डायरेक्ट मतलब आपने बाय कब डाला था, 9:15 के पहले? हाँ सर 850 को डाला था मैंने। 850 को एएमओ डाला होगा आपने, तो वो हाँ हाँ सर, लिमिट हाँ सर। लिमिट डाला था, लिमिट डाला होगा ना? हाँ आप सर, आपने लिमिट भी डाला और कितने पे हाँ लास्ट मार्केट कितने पे बंद हुआ था कॉल ऑप्शन? 80 पे था सर। और आपने कितने पे डाला था ऑर्डर? ये 11 एसएल लगाया था सर मैं 80 को। हाँ। और टारगेट किया था 1110 को। नहीं नहीं, तो एग्जीक्यूट कितने पे किए, एग्जीक्यूशन प्राइस कितने पे थी? फिर एग्जीक्यूशन प्राइस 81। अच्छा 81, तो 81 तो हिट ही नहीं होगा ना। लास्ट डे अगर वो 80 पे मार्केट बंद हुआ है, तो नेक्स्ट डे अगर वो ऊपर ही डायरेक्ट खुला है, उसका ओपनिंग टिक कितने पे खुला था, ओपन कितने पे हुआ था डायरेक्ट? 113। हाँ, तो आपका 113। 81 पे कैसे एग्जीक्यूट होगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ना 81 पे। हाँ हाँ सर, ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया हाँ सर, फिर नहीं एग्जीक्यूट कब होगा सर फिर वो? नहीं, एग्जीक्यूट मतलब जहाँ पे प्राइस चल रही है उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट होगा। अभी आप यहाँ पे समझ लीजिए 80 पे वो क्लोज हुआ है कॉल ऑप्शन, 113 पे ओपन हो अच्छा। रहा है, आपका बाय ऑर्डर पड़ा है 81 पे, राइट? हाँ तो आपको वहाँ पे उधर ही उसी के आसपास फिर वहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है। एएमओ आफ्टर मार्केट मतलब क्या है कि वो लोग यूज़ करते हैं जिनको एक तरीके से मार्केट में एक बेचनी रहती है चीज़ें, है ना, कि जैसे एक मार्केट अगर गैप अप हो रहा है क्या है, तो अगर आपके हाँ। पास कॉल ऑप्शन जिनके पास पड़े हैं ऑलरेडी, ठीक है, अच्छा। तो वो क्या करेंगे कि हाँ आफ्टर ओपनिंग एएमओ डाल के रख देंगे सेल का 100, चलो लग रहा है कि अभी इतना गिर रहा है तो यहाँ से चलो 120 वगैरह, गलती से वहाँ पे स्पाइक वगैरह कुछ आ गया तो उनका 120 में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, ओपनिंग में। हाँ। तो उस तरीके से वो करेंगे। और आपने जो डाला है वो एएमओ ऑर्डर डाला है, उससे एएमओ कुछ नहीं है, बस वो नॉर्मल ऑर्डर है, वो मार्केट के पहले आप डाल रहे हो तो इसलिए उसको एएमओ बोलते हैं। बट आपने 81 पे बाई किया और मार्केट 113 पे खुला तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं ना उसको। हाँ हाँ। जिस प्राइस पे खुलेगा मार्केट उसी प्राइस पे आपका एग्जीक्यूट होगा, राइट, उसी के आसपास। अगर उससे नीचे है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट जनरली एएमओ पे कभी भी मार्केट ऑर्डर आप मत डालिएगा, मार्केट डालोगे तो कुछ भी एग्जीक्यूशन प्राइस मिल जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो 1 मिनट होता है मार्केट में वो कहीं अच्छा। कहीं भी खुल जाता है। कभी कभी वो ऐसे आपका 200 पे एग्जीक्यूट होके फिर सडनली 113 पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो हाँ। मार्केट मत डालना एएमओ पे, लिमिट डालना। और अगर आपको जनरली एएमओ यूज़ क्यों करना है आपको, आप उसके गैप अप के बाद एकदम से बाय करोगे और मार्केट नीचे गिरेगा तो आपका तो लॉस बढ़ेगा, बराबर। तो अच्छा अच्छा। एकदम से वैसा नहीं करना है, वो मतलब वो हो गया खतरों के खिलाड़ी टाइप हो जाएगा वो। तो उससे अच्छा है मार्केट को सेटल होने दो एक बार, 1 मिनट का कैंडल ख़त्म होने दो, उसके बाद फिर उसके हिसाब से अगर आपको बाइंग करना है तो चलो 1 मिनट के हाई के ऊपर आपने बाय कर लिया तो भी चल समझ में आता है कि 1 मिनट का लो आपने ऐसे रख दिया, ठीक है। बट उसको डायरेक्टली ऐसे मत करो, क्योंकि फर्स्ट जो 1 मिनट होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे मूवमेंट आती रहती है, ठीक है। ओके ओके एमओ सर। आपको चाहिए वैसे जीरोधा में तो यूट्यूब वीडियोस बनाए उन्होंने कैसे, एक बार देख लो उनके चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। सर। और Hello, हाँ hello everyone. यस गो। Hope you are enjoying the session. So, yes, so मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। अभी आप ये जैसे चार्ट्स देख रहे हो यहाँ पे, सो दे आर द चार्ट्स ऑफ ट्रेडिंग व्यू। आप में से बहुत से लोगों के अकाउंट्स होंगे जीरोधा में या फिर अपस्टॉक के अंदर, आप वही चार्ट देखते होंगे शेयर खान में। सो दे आर द ब्रोकर प्रोवाइडेड चार्ट, दे आर ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट।
अभी मैं ट्रेडिंग व्यू की जैसे बात करूं तो ट्रेडिंग व्यू में भी लाइक फ्री में रहता है तो वन विंडो सपोर्ट रहता है वहां पे, और कई सारे लिमिटेशंस वहां पे उसके रहते हैं। बट पेड वर्जन लोगे तो एक 800 to 1000 रुपीज का उसका पर मंथ का पेड वर्जन होता है ट्रेडिंग व्यू का। बट ट्रेडिंग व्यू के साथ टाई अप करके देर इज अ ब्रोकर हुज नेम इज फायर सिक्योरिटीज। तो फायर सिक्योरिटीज एक ऐसा ब्रोकर है कि जिनका डायरेक्टली टाई अप है विद ट्रेडिंग व्यू, राइट। तो और चार्ट्स काफी मतलब स्मूथ होते हैं इनके, लाइट वेट होते हैं। तो मतलब हम लोग तो वही चार्ट यूज करते हैं, और वी आर नॉट गोइंग टू फोर्स यू कि आपको फायर्स में अकाउंट ओपन करके वहां पे ट्रेड करना है। व्हाट वी आर रिकमेंडिंग कि चार्ट जो अभी स्टडी करोगे, आपको जो भी चार्ट्स की नेसेसिटी, जितनी भी चीजों की नेसेसिटी लगेगी, वो सारी फ्री में मिल रही है एट फायर सिक्योरिटीज। फायर सिक्योरिटीज में आपको अकाउंट ओपन करना है, अपना ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद ये ऐसा फिर उनका भी वेब वर्जन आपको आएगा जो फ्री में होगा। ओके, फ्री में रहेगा, राइट। और बाकी आप अपस्टॉक, जीरोधा, जहां पे भी आप ट्रेड कर रहे हो आप वही ट्रेड करिए इन केस यू आर कंफर्टेबल, राइट। बट चार्ट जो यूज करोगे फॉर टेकिंग ट्रेडिंग डिसीजन, क्योंकि ट्रेडिंग के दो ही एस्पेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन। तो एनालिसिस वाला एस्पेक्ट आपका तभी राइट तरीके से एग्जीक्यूट होगा वो, जब आपके पास राइट चार्ट होगा। बहुत से जो भी ब्रोकर्स देते हैं चार्ट, उनके अंदर कई एरर के चांसेस रहते हैं, राइट। तो वो आपको एलिमिनेट करने हैं, तो वो एलिमिनेट सिंपली एक ही चीजों से होंगे। सो यू नीड टू हैव गुड चार्टिंग प्लेटफॉर्म, और वो चार्टिंग प्लेटफॉर्म आपको फायर सिक्योरिटीज देगा, जिसका लिंक अभी आपको ओपन करना है। तो आई एम गोइंग टू प्रोसेस द अकाउंट इन नेक्स्ट 1 आवर। तो जिसका लिंक अपने गेम चेंजर का जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर हमने दे दिया है। तो आपको क्या करना है, वो गूगल फॉर्म्स ओपन करना है, गूगल फॉर्म्स के अंदर जाना है, अपना डिटेल्स वहां पे फिल करना है, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। कल आपको फायर्स की टीम की तरफ से कॉल आएगा, व्हाट्सएप आएगा या मैसेज आएगा, जो भी आएगा उनको रिस्पॉन्ड करिए। जितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड करेंगे, अगले 2 दिन के अंदर आपको वो फ्री में अकाउंट ओपन करके दे देंगे। और वो आप यूज करो, फिर चार्ट वहां देखो, एग्जीक्यूट, जहां ट्रेड कर रहे हो वहां एग्जीक्यूट करो। इनकेस आपको लगता है कि नहीं मुझे एग्जीक्यूशन भी अच्छा लग रहा है वहां पे, तब जाके करो। देर इज नो कंपल्शन एट ऑल, राइट। सो बी फास्ट, चेक करिए टेलीग्राम वाला चैनल अपना गेम चेंजर का, वहां पे गूगल फॉर्म दिया है मैंने, जल्द से जल्द उसे फिल करिए। चलिए, योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू फिल द फॉर्म, राइट, देन कंटिन्यू विद द सेशन। ओके, प्लीज भूषण जी गो अहेड। यस, चलो, थैंक यू। अभी नेक्स्ट जो है हेराल्ड डे सिल्वा जी है। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। या ये ट्रेडिंग व्यू में आप पीडीएच एंड पीडीएल, हाँ, वो हॉरिजॉन्टल लाइन रेड एंड ग्रीन, वो कैसे ड्रा करते हैं? अच्छा, उसके लिए आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स का टैब रहेगा, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और वहाँ पे पूरा फुल फॉर्म लिख लीजिए, प्रीवियस डे हाई एंड लो, ऐसे लिखोगे तो वहाँ पे जॉस ट्रेड्स का आपको एक आएगा, राइट। Okay. उसको क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली वो प्लॉट हो जाएगा। फिर उसके सेटिंग में जाके आपको स्टाइल में उसको कलर क्या चाहिए, थिकनेस क्या चाहिए, डॉटेड चाहिए, लाइन चाहिए, वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर। यस, वेलकम। यस, मूर्ति जी। गुड इवनिंग भूषण जी। यस, गुड इवनिंग। सर, वॉइस इज कमिंग फ्रॉम फार, मूर्ति जी। It's coming from far. Your volume, voice is not able to hear you. Yeah, earlier it was coming fine. I guess something got unplugged or the source might have changed. Just yeah, you can speak, but your voice is actually coming from very very far. I guess. I just request you to explain me how you are drawing the base range, because sometimes the range will be very long and sometimes it will be very short, and sometimes you are taking number of candles inside it. Even larger candles also you are accommodating inside it, and sometimes you are only taking only 3-4 candles. Because earlier I was thinking the base candles means only the small candles.
But you are sometimes you are taking larger candles also in that range. I am a little bit getting confused in that. Can you please explain on that? Yes. See, no, in a way, always it is like the small candles are the most important thing. They should be there. Always you need to understand the volume dip, like where is the volume dip portion. So this is the volume dip portion, right? From here to around, this is also within the range till here. So this is all where the market is trading in low volumes, right? So it means that from this top to this bottom, this is the range where markets are trading in low volume, right? So this is where the base is formed. Now after that, whenever the market will expand, WRC will break this range. So this is where it's a small risk, because market is now moving in a you can say a small range or a base where it is a volume dip is happening, right? Now sometimes what will happen, let's take an example of Bank Nifty also. Some cases you will see that over here, like, when there was a big move like this, okay, some case over here will go. So now what will happen is that sometimes here also volume dip is happening, but market is kind of a little bit, it is volatility is little bit higher than earlier. So what happens is that generally the price should touch at least two times where the range is high and low you are making. So here it has touched one or two times. Candles body sizes are also less, and it will go from here to here. So this is the range, right? So in this range, minimum four small body candles, 1 2 3 4 inside the range. Volume dip is also happening in the inside the range. So this is the range, and after that then it is breaking with a WRC. So this is a WRC, after which it broke with WRC, then you have to take the trade. Here is the SL, and then these are the targets, right? So range, in a way, the rules are is that you have to look at where the volume is the least, right? Okay. So that gives you the range of candles. So even if the candle is little bit big, but even if the volume is less, right? So it forms a part of the range, right? So that is how generally it is drawn. So like over here you can see sometimes it will be very easy. So over here it's very easy because you can see volume dip started from here, and this is the small candles you can see 1 2 3 4 5. That's our job is done, and then a WRC is came. So our job is done. This is the range. Now it is breaking with a WRC above that range, and then this is our range. Low will be this, because this is the part of the wick. Price has touched here two times, and this is the range. It has broken out, and then we'll follow the targets. So main is thing, you have to also look at the body and also look at where the volume dip area is present. This too gives we the proper base building areas, right? So, but once the WRC forms, we can break the range. Yes, Even if the WRC volume forms is not. WRC forms with volume, that's it. Then we don't actually, before WRC you will get the range. No, this is the range you are getting because the market is touching here two times, volume dip is happening. So you got a range. Once you get a range, that is fine. Then it should break with a WRC. If it is not breaking with WRC, then it is not interested to go. It will just do time pass again, and then it will break again. Because whenever the market, we need to understand, whenever a big player comes, he will not play hide and seek. He will show his dominance, right? So even if the range high and low little bit becomes like from here to here, it doesn't matter, right? Because whenever he'll come, he'll break the range with conviction. You will see that WRC is top and properly breaking it, right? Okay, thank you. Yes, welcome. Yes, Chittaranjan Dattaji. Yes, sir. I am speaking from Tripura. Actually, I cannot speak in Hindi. The main thing is that so far I have learned from your trading technology that base building and breakout and breakdown of the previous day high and previous day low. Okay, and in case of intraday, you are telling that the 15-minute chart we should follow. In the swing trader, we have to follow 1 hour chart. My question is that if in daily chart we find any sort of base building breakout by WRC, will it help us in any way? Yes, sorry, I can repeat the last part. You are saying the daily chart.
in daily chart, if I find there is a base building and breakout by WRC, okay, so will it help us in any way? To say that in daily chart it is breaking out with WRC. Yes. So yes, so which chart you want to discuss? Infosys. No, Oro Pharma. Oro Pharma, 2 or 3 days back, you see. Okay, now coming to Oro Pharma, right? Now Oro Pharma, in a way, we will first look at the structure, right? So Oro Pharma, in a way, it is in a higher low pattern from here, Yeah. right? So now actually this was the initial base from which Oro Pharma kind of went into, right? And then we saw that, sorry, over here it broke with a WRC on 6th of July, right? So Okay. it broke with the WRC and from there the trend started, right? It's still in higher low over there. You see, where there is a volume is high, Huh. there is also Yes, WRC. yes, this volume is high, but you need to understand that whether this week and this week is the body 80%, the body size is lesser than 80%, right? Okay. So it is not a good WRC, I think. The wick body should be at least compared to wick 80%. Here it is not 80%. So even though it is a spike volume candle, but it is not a WRC, right? Okay. What is a WRC? Generally, this is a WRC, right? Then this is a WRC proper. Then, but this is not a WRC, right? So that is the main thing is that we should not. And also, if you are looking at Oro Pharma, also look at Pharma Index, what it is doing. If Pharma Index, we will see. Nifty Pharma. Sorry, Nifty Pharma. I'll go. CNX Pharma. Nifty Pharma. Right. So Nifty Pharma in a way, fourth of August, this was the daily chart. So when Oro Pharma was breaking, what was the date? I think 2-3 days back, right? Nifty Pharma is not doing, matlab generally anything that time, right? So in a way, it is sector is not supporting Stock. that particular breakout. So if it's a breakout, it can lead to a fake move, Okay. right? It can lead to a trap because you see what is happening over here. It is showing the volume spike. It is showing a small candle, but market is not able to break that candle height. 3 days have happened. If the buyer was so strong, why would he would have pushed the price down and even break the low of that candle? So and the sector is also not breaking out, right? But so that is also very important. Always we need to look at the sector. So if Oro Pharma here we are looking, then also CNX Pharma is important. Where it is? Yes. So CNX Pharma in a way, if you look at daily chart, Okay. yes. My question is that Yes. So in a way, this was the kind of you can see CNX Pharma even broke out over here, right? So just a minute. Yes, it broke out over here. So at least when at that time Oro Pharma, if it broke out, then you could have traded because sector support is there. So at least from here it went up, right? But now if it when it is going, sector is not at all providing support. In fact, what is happening is that, right? Let us take on this day. On this day, it made a green candle, and sector made a red candle. So both are moving in opposite direction. It's generally not in sync. So it as per the rule, you have to reject that trade. Simple. Okay, sir. If in daily chart, if we get any base building and breakout, it will help us in any way. Say stock and sector both are moving in the same direction. Yes, that see if you want high probability trades, if you want your trades should have an accuracy of more than 80% something, then you have to always look that sector and stock should see if a buyer is coming, a big buyer will always look for sectoral buying, right? He'll just say if an institutional player is coming, he will be bullish on sector, and if let's say he is bullish on IT,
So all the big heavyweights of that IT sector, let's say if Infi, TCS, or Techem, whatever they'll move. Like when IT sector was bullish, right? Everything was moving up, and they were moving in sync. So that will give you the big trend. But if what happens if one sector is if let's say only the one stock is bullish, but the sector is sideways or going down, it might happen that this stock, this trend might not sustain that longer, right? So that is now you can relate to all the big trends. You see, if you are in daily chart, you are looking for a big trends. You don't want small pennies, right? Because you are looking at a bigger time frame, so you also targets would be bigger, right? So over there, we want that everything should be in sync. Now over here, Aura Pharma, when it broke out of this base building, right? You can see over here. At that time, when it broke out of this base building, the sector also kind of you can see it also went up, right? From here, it also went up. It got the support, and that is why it also is maintaining that higher low, and sector is also maintaining that higher low. So that is very important. Sustain? Sorry. How long this trend will sustain after building the bracket and forma? Just time. Now in a way it is still since the sector is also doing into consolidation, this is so it is not a proper time to buy. Now if you want to buy, it should be a proper base building and a very good WRC, because it has already come a lot of way. It has already come from 500 to 600. It has moved 100 points, 20% it has already moved, right? So now if you want to move up, both this after this base building sector and the stock both should go, then only the strength will come, or else what will happen, it will just remain time pass and remain sideways over here. Okay. Right. Another thing that in daily in 15-minute chart, if we find there is a base building breakout by any WRC, can I take any scope for option trading? Yes, option trading setup, you have to combine this previous day VWAP and 50 EMA as told in the setup, like today in Bank Nifty, right? Bank Nifty also in a way it broke the lower high over here with a WRC. Mhm. This is also base building, it did near PDH. It broke it with WRC. Your options also broke, it was above previous day VWAP. Yes, you can buy over there. So follow the setup But rules. what- In options, you have to use previous day VWAP and 50 EMA as an additional confirmation for option premiums. That use it, and with then you can trade options. Please see the DLF chart today. Which DLF. chart? DLF. DLF. Today. Yeah, DLF is not in the list, but I'll discuss. Yes, what this? Tell me about what is DLF. There is 15-minute chart. There is the base building and breakout. Yes, but what you are seeing is that even what volume, look at the volume, right? The volume, Mhm. this is the volume of the base, and it is, yes, about to break out over there. Now we'll just look at the Nifty reality, right? What is doing, because that is the sector. So Nifty reality should also support it. I think reality. Yes. So you can see at least, yes, Nifty reality is also breaking out. So it is giving the support. But over here, you need to understand what is the leg of the trend. From here, the uptrend has already started long way back, right? So your risk, you are buying it after the stock has already moved from 300 to near to about 400. Means 30% it has already moved, right? So over here you should not go very aggressive in buying, because you have missed the first leg. This was the first leg of uptrend where it brought the base and broke out, and from here it moved over here. Now this is the second leg it is starting. So second leg, yes, you can buy, and this will be the SL over here. 364. 15-minute chart of the day. This is daily. You want 15 minutes? Yes, today 15-minute chart today. DLF. Yes. So 15 minutes in a way, it broke out, but again, no WRC. This is a wick
no WRC is there, no WRC is there, so no clean trade. So What? WRCs are not there, right? So no, In left side there is, you see in left side? sorry, Just no, in left side there is click on yes, yes. This is the, no, this is not the WRC. no, this is not a WRC. No, in left side, in left side. Come to the, This one? of the, yes, yes. This one is WRC, yes, that you can trade, but it for base building we need minimum 4 candles, which we are not getting over here. So this is not an REBV setup. मतलब actually no REBV setup is there in DLF. Huh? Hello. Minimum 4 candles should be there for base building. Here we are not getting it. So as per the REBV setup rules in DLF, it is not satisfying. So for as per REBV, no trade is there. So actually it is just हाँ आपका आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड चित्तरंजन जी हाँ बोलिए yeah no trade actually I am saying no trade is there as per REBV setup because after it formed the base even if it is going out above there is no WRC. So in DLF as per our setup rules no trade is there even though it went up doesn't matter stocks तो ऊपर नीचे जाते रहेंगे but setup rule के हिसाब से कोई trade नहीं है इसमें ठीक है चलिए थैंक यू यस अनुराग जी अनुराग जी आप अनम्यूट करके यू कैन आस्क हाँ सर मुझे बेसिकली अभी मैं केवल ऑब्जर्व कर रहा हूँ कोई ऐसा ट्रेड नहीं किया आपके कोर्स के बाद मैं सर कंफ्यूज ये होता हूँ कि अभी जैसे आपने बोला है कि लो या हाई के ऊपर क्रॉस करता है और कैंडल जो है वो वाइट रेंज कैंडल बन जाता है राइट तो वाइट रेंज कैंडल के बाद सर हमें वहां पे ट्रेड इनिशिएट करना है या फिर हमें बेस फॉर्मेशन के लिए वेट करना है तो एक तो सर मुझे चैलेंज यहाँ पे आता है दूसरा मुझे चैलेंज यहाँ पे आ रहा है कि अगर मैं बेस फॉर्मेशन के लिए वेट करता हूँ तो कई बार क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि कई सारे कैंडल बनते जा रहे हैं तो मतलब कहाँ पे मुझे फुल स्टॉप लगाना है कि हाँ यहाँ पे मुझे ट्रेड इनिशिएट करना है या जब तक वो कैंडल एक रेंज में बनते रहेंगे तब तक मुझे वेट करते रहना है यस तो उसमें कैसे होता है कि सर कई बार 3-4 घंटे मुझे ऐसे ही लगता है कि मतलब अभी तो बेस बन ही रहा है तो उसमें क्या है कहाँ पे ट्रेड करूँ उसमें ही कंफ्यूजन है देखिए सिंपल चीज़ है कि हम मार्केट को तो चला नहीं रहे ना मार्केट अपने टर्म्स पे चलेगा राइट बिल्कुल तो हम वो कभी 4 कैंडल यहाँ पे जैसे 4 कैंडल बना के भागेगा तो सबसे बढ़िया कभी वो 20 कैंडल भी बना लेगा 4 घंटे वेट करा के आपको 2 बजे ट्रेड देगा वो मार्केट की मर्जी है ठीक है सर हम लोग आप कैसे करते हैं आप क्या मतलब वेट करते नहीं उसमें अलर्ट डाल दो ना जैसे अभी टेक्नोलॉजी आपके है यहाँ पे अभी ये बेस बन गया एक बार रेंज बन गई तो रेंज के ऊपर और नीचे में अलर्ट डाल देता फिर उसको ट्रैक क्यों करना है बार बार ठीक है आप अलर्ट्स डाल सकते हो ना प्राइस अलर्ट्स डाल दो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है जैसे ट्रेडिंग व्यू में कैसा है कि अगर मैं कोई भी अलर्ट डाल दो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये S&P का ही अलर्ट देख लो अभी लेट्स टेक अभी ये कोई रेंज में है क्या है अगर मेरे को देखना है कि यहाँ पे अलर्ट अगर मुझे डालना है तो S&P पे मैं ऐसे ही एक अलर्ट डाल देता हूँ कहीं भी अब वो अलर्ट जाएगा अभी तो वो बजना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो 2222 वहाँ पे बजना स्टार्ट हो जाएगा लेटेस्ट सी अभी हल्का सा यहाँ रख देते चलो तो यहाँ पे उसका वॉल्यूम ऑन है ना चलो ऑन है तो इसका जो है जहाँ पे भी मार्केट जाएगा वो एक तरीके से अलर्ट बजेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है फिर तो वो आप कर सकते हो अगर ज़ीरोधा का भी सेंटिनल है फायर्स भी अलर्ट का देता है फायर्स में भी आप यहाँ पे जाके क्रिएट अलर्ट कर सकते हैं प्राइस का आपको नोटिफिकेशन आ जाता है ठीक है तो वो वैसा आ गया तो उसके हिसाब से फिर आप जो है प्राइस अलर्ट्स वहाँ पे मार्केट में लगा सकते हैं ये अभी ले क्यों नहीं रहा इसने अलर्ट मेरे डिलीट कर दिए शायद कुछ होगा उनका टेक्निकल का बट जनरली अलर्ट्स आपको बजने लग जाते हैं ज़ोर ज़ोर से अगर वहाँ पे बज गए वो शायद मैंने सेटिंग में बंद करके रखा हो गया हाँ तो ये अलर्ट्स आपके बजने चालू हो जाएंगे ज़ोर ज़ोर से 2222 आपका अगर आपने वहाँ पे उसको लगा के रखा है तो वो आप फिर उसको ट्रैक कर सकते हैं ठीक है अलर्ट अलग चार्ट पे लगा सकते हैं ये देखो ये इस तरीके से अलर्ट बजता है अलग अलग लगा सकते हैं
ये अलर्ट से साउंड आ जाता है, तो वैसे अब वैसे बच गया तो मुझे वहाँ पे एक अलर्ट आ जाता है कि वो स्टॉक या वो मूव हुआ है, फिर उसको देखना है, बस खत्म। उसको आप उस तरीके से ट्रैक कर सकते। और टेक्नोलॉजी है तो बार बार ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बेस बिल्डिंग के 4 स्टॉक हो गए, अलर्ट डाल के रख दो उसको, जब अलर्ट बजेगा उसके बाद ही उनको देखना, दैट्स इट। और दिन ख़त्म हो गया तो वहाँ पे फिर अलर्ट मैं उनको रिमूव भी कर लेता हूँ। जो रिमूव है सारे अलर्ट्स रिमूव हो गए, मतलब हम रीसेट भी कर सकते हैं उसको फिर, ठीक है। तो आपको वो एक टेक्नोलॉजी आपका है तो दैट यू कैन यूज़ टू योर बेनिफिट, राइट। तो वो आपको एक फ़ायदा रहेगा कि ट्रैक करने की बार बार ज़रूरत नहीं। ये आप सभी ब्रोकर जो मेजर जैसे फायर्स देता है, जीरोधा देता है, ट्रेडिंग व्यू में फ्री वर्जन में एक ही अलर्ट मिलता है, तो ब्रोकर यूज़ करो, वो दे रहे हो तो वो मोबाइल में नोटिफिकेशन आपको आ जाता है। और फायर्स में कैसा है कि आप अगर ट्रेड दे रहे हो तो आपके यहाँ पे एक पॉपअप दे देगा, जैसे ट्रेडिंग व्यू देता है पॉपअप दे देगा। अभी फायर्स में साउंड का नहीं है, बट साउंड का भी फ्यूचर में वो लेके आएंगे फीचर। तो ट्रेडिंग व्यू में साउंड का भी फीचर है, तो उससे आप कहीं भी हो तो एक चार्ट स्क्रीन में ओपन कर लो, साउंड बजेगा तो देख लो आप कर रहा है। तो अपने पास टाइम रहता है ना, क्योंकि WRC बनने में भी मिनिमम 5 मिनट में भी ट्रेड करना है तो भी 5 मिनट्स तो मिनिमम लगते ही लगते हैं, तो टाइम रहता है उसके बाद। तो सर मेरा दूसरा क्वेरी ये था कि अगर एक बड़ा ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बन गया, व्हाइट रेंज, वो बना है प्रीवियस डे लो या हाई के नीचे ऊपर, तो उस केस में क्या सर हमें उसके ऊपर में ट्रेड इनिशिएट करना है या फिर बेस बिल्डिंग के लिए वेट करते रहना है? नहीं, पीडीएल के ऊपर ऐसे बड़ा कैंडल एकदम से बन गया तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी कभी कभी मार्केट में आपका कोई अगर एकदम से कोई ऐसे बड़ा कैंडल बन गया कहीं भी, अब मार्केट वहाँ पे अगर वो फर्स्ट जो फेज़ होता है वो वोलेटिलिटी का होता है, और जनरली फर्स्ट कैंडल पे आप भरोसा नहीं कर सकते। डे की जो फर्स्ट कैंडल वो बहुत बार रेड बन के मार्केट वहाँ से नीचे गिर जाता है। वहाँ पे कैसा है कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मार्केट अभी सेटल नहीं हुआ है, बराबर। जैसे कि समझ लो कि अभी आप जैसे अमेज़न का कोई सेल लगता है, अगर कोई प्रोडक्ट है तो पहला स्टार्टिंग या कहीं भी कुछ है, स्टार्टिंग में कहीं भी लगता है तो पहले 1-2 घंटा बहुत रश होती है, बहुत आपको प्रॉब्लम होगी है। ट्रेन में भी आपने सफ़र किया होगा तो एकदम से स्टार्टिंग में रश होती है, बाद में एक बार धीरे धीरे वो प्रेशर कम होते रहता है। तो मार्केट में भी ऐसा है कि फर्स्ट 15 मिनट जो होता है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल होता है, क्योंकि वो सेटल हो रहा होता है, तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। और जनरली फर्स्ट कैंडल का रेलेवेंस नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल के बेसिस पे कभी ट्रेड लिया और उसके नीचे ऐसे लेट हुआ तो मार्केट बहुत बार ऐसे लेट करके भागता है, तो वो रिस्क भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि पहली कैंडल साइज़ में भी बड़ी होती है और आपको वहाँ पे बहुत बार वो कंफ्यूज कर देगा। पहला जैसे ये एकदम से बड़ी बनी, ट्रेड लिया और सीधा डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, तो पहले कैंडल पे नहीं भरोसा करना है। बड़ी कैंडल कभी भी है तो मार्केट को सेटल होने दो, मार्केट कहीं जब सेटल हुआ, अब यहाँ पे जब सेटल हुआ, बेस बिल्ड किया, फिर ब्रेक डाउन किया, फिर ट्रेड लो, तो आपका रिस्क कैसे डिफाइंड हो जाता है ना। जो स्टार्टिंग का कैंडल हम देखते हैं वो तुक्केबाज हो जाती है कि चलो कैंडल बना ले लिया, बट मार्केट अभी खुद अपने अभी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। हो सकता है कोई म्यूचुअल फंड होगा इसमें, उसने बाइंग ऑर्डर्स डाले, उसका बाइंग एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। तो वो जो चीज़ है उसको पहले 15 मिनट को तो आपको इग्नोर करना है, और जो एकदम नए बिगनर लोग उनको पहले आधे घंटे का मार्केट से इग्नोर करना है, दूर रहना है, उसके बाद आओ मार्केट में, तो तब तक उसको सेटल होने दो, राइट। ठीक है सर, थैंक यू। यस, यस सुकुमार, यू कैन आस्क योर क्वेरी। सुकुमार टेक्निकल जी, आप अनम्यूट करके यू कैन आस्क योर क्वेरी। नमस्कार सर। नमस्ते। हेलो। हाँ बोलिए ना, बोलिए। हाँ सर, थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन है, वो जो बेस फील्ड बनता है और पीटीएल और पीटीएच जो है वो भी क्या ब्रेकआउट होना जरूरी है सर? कहाँ पे आप एग्जाम्पल बता सकते? नहीं सर, एग्जांपल नहीं, मतलब ऐसे मैं जानकारी के लिए लेना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए कोई आरआरबी सेटअप रेडी हो गया है और उसमें पीटीएच और पीडीएल भी ब्रेकआउट होना जरूरी है क्या? नहीं, देखिए अभी आपका डिपेंड करता है कहाँ बेस बिल्ड। अभी पेस बिल्डिंग पीडीएच के पास ही हो रही है और उसको अगर ऊपर निकलना है तो पीडीएच ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे उसने पीडीएच ब्रेक किया तो ऊपर वो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आज का भी बैंक निफ्टी है, आज का बैंक निफ्टी यहाँ पे आप देखोगे तो ये आरईबीबी पीडीएच के पास हो रहा है। अब जब ब्रेकडाउन किया तो पीडीएच ब्रेकडाउन होना मैंडेटरी है, उसके बाद ही वो गिरेगा फिर, ठीक है। सिमिलरली उसने वापस बेस बिल्डिंग यहाँ पे दिया। आज बैंक निफ्टी में दो बेस बिल्डिंग के सेटअप मिले
उसके बाद उसने ऊपर ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे भी उसने पीडीएच ब्रेकआउट निकला है। तो जनरली पीडीएच ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है, अगर उसके आसपास बेस बिल्डिंग हो रहा है तो वो सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है, क्योंकि वहाँ पे फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। अच्छा अच्छा सर, और बीच में रह गया तो सर? नहीं, बीच में रह गया तो उसका आपका कैसा है, जनरली पीडीएच पीडीएल एक इंट्राडे के लिए टारगेट्स ही हो जाते हैं। जैसे अगर समझ लीजिए ये ब्रेकआउट कभी मार्केट ऐसे यहाँ पे आ गया तो आपका पीडीएच है, कभी कभी समझ लीजिए ये बेस बिल्डिंग है और मार्केट ने ऐसे बना लिया, वो ब्रेकआउट नहीं कर रहा है ना, तो ये आपका टारगेट ही है, तो मार्केट वहाँ पे स्टॉल हो सकता है। ओके उस केस में बेटर है कि आप उसको अवॉइड करो, है ना, इनिशियली। और अगर लेना भी है तो कम क्वांटिटी में लीजिए, क्योंकि कैसा है कि अगर कभी भी ट्रेंड आना रहता है अच्छा आप डायरेक्शन में, तो वो पीडीएच के ऊपर जब जाता है तो उसको थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाता है, वो अच्छे से मूव होता है। अच्छा और कोई भी ट्रेंड आना रहता है नीचे, तो पीडीएल के नीचे मूव हुआ तो वो एक फ्रीली मूव हो सकता है। पीडीएच पीडीएल के बीच में कैसा है, कंप्रेस हो जाता है वो। तो साइडवेज जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे वो मान सकते हैं सर? बहुत धीरे धीरे। अब जनरली पीडीएच पीडीएल के बीच में मार्केट किसके लिए होता है, ये जनरली जो मार्केट होता है वो न्यूट्रल प्लेयर्स के लिए होता है। न्यूट्रल मतलब जो स्ट्रैडल बनाते हैं, स्ट्रैंगल बनाते हैं, राइट, तो आयन फ्लाई, आयन कॉन्डोर, उस तरीके जो न्यूट्रल सिस्टम्स बनाते हैं उनके लिए ये रहता है। ये तो ये वाला मार्केट, बट ये जो मार्केट है, ये वाले मार्केट में आपको जो रहेगा वो एक तरीके से ये दोनों जो हल्का सा फर्स्ट हाफ डायरेक्शनल फिर सेकेंड हाफ डायरेक्शनल, यहाँ पे आपको दोनों साइड खेलते आना चाहिए, राइट। वो तभी होगा जब आप एक जो प्रॉपर रूल्स है उसको स्टिक करके हम लोग ट्रेड्स लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल, बट पीडीएच पीडीएल यस इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको आपको वहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंस देना ही है। ब्रेकआउट यस। और ये सर इंडिकेटर में मिल जाएगा ना सर? इंडिकेटर में प्रीवियस डे हाई फुल में लिखिए, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस वीक हाई भी और लो भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे फ्री में, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, वेलकम। ओके, तो नेक्स्ट हम जाएंगे, यस अरुण कुमार जी। हेलो। हाँ बोलिए अरुण कुमार जी। हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ओटीएम के बारे में थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, ओटीएम और आईटीएम के बारे में। अच्छा, तो आपको ऑप्शंस, मतलब आप एकदम नए हैं, बिगनर है, आपको ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, राइट? हाँ जी 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 जी। आपको सबसे पहले जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जीरो द वार्सिटी। पढ़ी है आपने? नहीं सर, मेरा जो अभी फिलहाल आप स्टॉक में अकाउंट है और मैं एज ए इन्वेस्टर हूँ, मतलब मैं केवल स्टॉक खरीद के उसमें देखता हूँ। ऑप्शन में हाल फिलहाल में मैंने लगभग 1 महीने से मैंने यूज किया है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, और इसमें मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये ओटीएम में और आईटीएम में क्या डिफरेंस क्या है, किस में मुझे करना चाहिए? डिफरेंस मतलब क्या है कि सबसे पहले ओटीएम मतलब क्या होता है कि जहाँ पे भी मार्केट खड़ा है उससे दूर वाले ऑप्शंस, जो भी दूर वाले ऑप्शंस है उसको बोलता जाता है ओटीएम, मतलब वो आउट ऑफ द मनी है ना, जिनका प्रीमियम कम है, राइट। जो एट द मनी मतलब मार्केट जहाँ खड़ा है, जैसे बैंक निफ्टी अभी 18,000 के पास, सॉरी निफ्टी 18,000 के पास खड़ा है, तो 18,000 वाला कॉल पुट और 7,900 कॉल पुट, ये हो गया आपके एट द मनी, क्योंकि उधर ही मार्केट खड़ा है, उसके पास स्ट्राइक प्राइस जो खड़ा है। इन द मनी मतलब जिसके प्रीमियम बड़े हैं, मतलब वो मार्केट का जो जैसे जो भी ऑप्शंस ओटीएम नहीं है वो सारे इन द मनी हो जाते हैं, मतलब एक 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी। तो ये कैसे है वो आपको समझने के लिए ये वाला जो मैंने एक बेसिक जार्गन्स है, ये मैंने इसका लिंक चैट बॉक्स में डाला है, जीरो द वार्सिटी का। जीरो द वार्सिटी आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस थेरी, गूगल में भी डालोगे जीरो द वार्सिटी तो ऑप्शंस थेरी करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो एक बार पढ़ लीजिए, उसमें आपको जो भी ये चीज़ें हैं वो इजीली देखो, मनीनेस में आपका ये पूरा लिखा है ना। नहीं, ये जानना था कि जैसे कि मैंने पिछले कुछ टाइम में ट्रेड किया था, ओटीएम में ट्रेड किया, तो उसमें अगर कोई वैल्यू है, मतलब कोई भी मैंने चीज पे ट्रेड किया तो विद इन अ टाइम वो जो है डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसा क्या आईटीएम में भी होता है या दोनों सेम ही चीजें हैं? डिक्रीज होना ही होना है? कैसा है, इन द मनी में 2 वैल्यू होती है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है जो उसका, जैसे अगर समझ लीजिए मार्केट अभी
निफ्टी पकड़ लो 18,000 में है एग्जैक्टली, और आपका 17,000 कॉल ऑप्शन का वैल्यू है। इसका वैल्यू समझ लो अभी है 280, ठीक है। तो इसमें से ये हो गया इन द मनी ऑप्शन, ठीक है। अब 280 इसका वैल्यू है, उसमें से उसका जो 200 है वो 200 हो गया उसका इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसको बोलेंगे कि 18,000 माइनस 17,800, ये हो गया 200। अब उसका 80 जो एक्स्ट्रा है उसके पास, वो हो गया उसका टाइम वैल्यू। अगर मार्केट 18,000 पे ही बंद हो रहा है तो ये 80 जो है वो वैल्यू डीके होते होते 0 हो जाएगी। तो बाय द टाइम अगर मार्केट 18,000 पे ही रहा पूरा थर्सडे को एक्सपायरी के टाइम, तो ये 280 से धीरे धीरे डीके होके 200 होगा। तो डीके सब में ही आता है ना, ऐसा नहीं है। बट जितना उसका डीके का पोर्शन है, जितना टाइम वैल्यू है, उतना ही पोर्शन उसका डीके होता है। आउट ऑफ द मनी में क्या रहता है, पूरा ही जो वैल्यू होता है वो सारा टाइम वैल्यू होता है, ठीक है। तो जैसे 18,500 का जो अगर प्रीमियम है वो 40 पॉइंट है, तो वो सारा का सारा वो आउट ऑफ द मनी है, तो इसका सारा का सारा टाइम वैल्यू है। अगर मार्केट 18,000 पे रहेगा तो ये 40 से 0 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस वही है। एक बार ये पढ़ लीजिए, आपको ये इंट्रिंसिक वैल्यू और ये समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन जो है फ्लैट से रिलेटेड मेरा है, जो उसमें अकाउंट खोलने के लिए उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कोई चार्जेस होते हैं या नहीं? सब सेम है, जैसे जीरो द अपस्टॉक्स का चार्जेस है, ये सब डिस्काउंट ब्रोकर है। फ्लैट 20 रुपीज़ पर ऑर्डर रहता है, सब सेम। ये सब में कोई डिफरेंस नहीं है, आपके डिस्काउंट ब्रोकर्स में सब सेम है। उसमें फायर्स में एक एडवांटेज मिल जाता है कि अगर आप प्रॉफिटेबल है तो आपका ब्रोकरेज 5,000 तक का रिफंड हो जाता है, तो आपका एक कॉस्ट सेविंग हो जाता है, राइट। तो जितना भी आपने ब्रोकरेज लगा है तो आपका उतना ब्रोकरेज पूरा रिफंड आ जाता है। तो एक तरीके से आपको वो भी एक इनकम सोर्स ही आपका एक हो रहा है कि आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग कम हो जाता है वो। मैं ये समझा नहीं, अगर 5,000 तक प्रॉफिटेबल है देन नहीं 5,000 तक मैक्सिमम ब्रोकरेज मिलेगा अगर आप प्रॉफिटेबल है। अगर आपने जितना भी 30 डे चैलेंज है उसमें प्रॉफिट बनाया है, अच्छा, उनका मिनिमम प्रॉफिट का मार्जिन होता है 1,000, उसके ऊपर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपका जितना भी ब्रोकरेज है जो आपको लगा है रिफंड आ जाएगा। मैक्सिमम जो ब्रोकरेज का रिफंड आएगा वो 5,000 तक आएगा, राइट। अगर आपका ब्रोकरेज लगा 500 का तो आपको 500 का रिफंड आएगा, जितना भी आपका ब्रोकरेज आपने दिया है। तो एक तरीके से वो ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग भी हो जाती है। तो एक वो उनका एक होता है कि इंसेंटिव वो देते हैं कि अगर आप प्रॉफिटेबल है तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है और आपको एक इंसेंटिव भी मिलता है उनकी तरफ से। तो जो जीरोदा भी पहले देता था बट अभी बंद कर दिया उसको। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। मुकेश जी बोलिए। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं मुकेश जी। हाँ हेलो, बोलिए मुकेश जी। सर मैंने अभी ही आपका ये केपीएमजी का लिया है, ऑप्शन लिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे जो बेस बिल्डिंग है तो बेस बिल्डिंग में कैसे बना सकता हूँ? अभी हमने डिस्कस किया था ना बेस बिल्डिंग के, अभी 2-3 सवाल आए थे, आपने वो सुने स्टार्टिंग में? नहीं। अच्छा, लेट आए थे क्या उसमें? हाँ। कोई नहीं, तो रिकॉर्डिंग में देख लेना, वहाँ पे बेस बिल्डिंग है। बेस बिल्डिंग का सिंपल जो होता है वो है कि मार्केट में सबसे पहले आपके कैंडल के बॉडी साइजेस कम होने चाहिए, एक रेंज में मार्केट में वॉल्यूम डिप होना चाहिए, साइजेस कैंडल साइज छोटे होने चाहिए, रेंज में वॉल्यूम का जो है वॉल्यूम्स कम होने चाहिए मार्केट में। उसके बाद आपका रहता है कि पीडीएच के पास या पीडीएच के ऊपर या पीडीएल को लग के या पीडीएल के नीचे, ये 2 जोन पे ही हम बेस बिल्डिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उस पर फिर आपका जहाँ भी वॉल्यूम डिप हो रहा है छोटी छोटी कैंडल से, तो आपको आप एक बेस बनाते हो, उसके फिर WRC से मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, उसके हिसाब से फिर हम ट्रेड्स लेते हैं, राइट। तो उसका आपका जो भी हम लोग जैसे इस पर डालते रहते हैं ना, गेम चेंजर पे आप देखिएगा, है ना, जो भी हम चार्ट्स डालते रहते हैं उस पर आप देखिए, जैसे कि आज बैंक निफ्टी का भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक डाला है यहाँ पे, राइट। तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक का ये यहाँ पे लिखा है पीडीएच का, ये यहाँ पे रेक्टेंगल शायद वो ड्रॉ नहीं हुआ प्रॉपर्ली, बट आपका जैसे भी यहाँ पे रहता है वो सारे का सारा जैसे ये वाला टेकम, ये प्रॉपर एक बेस बिल्डिंग है, तो उसको वहाँ पे हमने किया। अब ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स है इसको इग्नोर किया कि बेस बिल्डिंग हमेशा छोटी कैंडल्स मैटर कर दी है। स्मॉल कैंडल्स वॉल्यूम डिप और उसके अंदर जो मार्केट WRC से निकलता है फिर आप उसको ट्रेड करते हैं उसके डायरेक्शन में, और सेक्टर भी उस डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट। तो वो एक आपका इम्पॉर्टेंट है। स्टॉक का सेक्टर और
बैंक निफ्टी और बैंक का दोनों भी एक ही होना चाहिए ना? हाँ, स्टॉक जो भी आप अगर आप इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं, जैसे आप बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें तो आप इंडेक्स ही देख रहे हो। उसमें आपको स्टॉक्स सिर्फ देखना है कि स्टॉक्स जो उसके 3-4 हेवी वेट्स है वो भी बराबर जा रहे हैं, उल्टे तो नहीं मूव हो रहे। बट सेक्टर अगर वॉल्यूम दे रहा है तो वो अपना काम सफिशिएंट हो जाता है और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है जब आप स्टॉक को करते हो, स्टॉक कर रहे हो तो सेक्टर उसके साथ चाहिए, बस दैट्स इट, है ना। बाकी सर ये चीज सेम चीज डेली में भी यूज कर सकते हैं? किसमें? डेली कैंडल में? हाँ, डेली कैंडल में भी आप यूज़ कर ही सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है। आपको जो REVV है वो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर कोई पोजिशनल कोई स्टॉक में आपको ऐसे बाइंग ट्रेड या एक दो महीने के लिए या 3-4 महीने के लिए कोई ट्रेड लेना है, राइट, तो भी आप वहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे भी अभी बैंक निफ्टी का है, यहाँ पे इसने बेस बिल्ड किया था बैंक निफ्टी ने, राइट, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, उसका WRC से ब्रेकआउट है, तो वहाँ से मार्केट का मूवमेंट स्टार्ट होगा, राइट। अभी तक हायर लो में है तो वो कर सकते हो। तो जब भी जैसे यहाँ पे भी देखिए, ये प्रॉपर बेस बिल्डिंग है, ठीक है। बेस बिल्डिंग किया तो उसने ब्रेक डाउन किया तो अच्छा खासा डाउन मूव स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे भी आप डेफिनेटली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसको। बट आप डेली में कर रहे हो तो आपको फिर होल्डिंग पीरियड भी आपका बढ़ा रहेगा, 1 महीना 2 महीना, जब तक वो स्ट्रक्चर रहेगा। अब ये बैंक निफ्टी जब तक हायर लो बनाते रहेगा वो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो, थैंक यू सर। तो थैंक यू एवरीवन, है ना, फॉर अटेंडिंग द सेशन। अभी इट्स 10:10 हो रहा है, तो वी विल एंड द सेशन। एंड बाकी जो कंप्लीट प्रेडिक्शन प्रोग्राम है हमारा नेक्स्ट जो है 25 से स्टार्ट हो रहा है, तो जिनको एक पर्सनल अटेंशन चाहिए, जिनको एटलीस्ट एक इन डिटेल प्रोजेक्शन अंडरस्टैंड करना है, तो विद देन दे आर वेलकम टू ज्वाइन ओवर देयर, बिकॉज वो लिमिटेड इनटेक ही होता है हमारा वहाँ पे पर बैच, ठीक है। तो होप यू गेट अ लर्निंग कि कैसे करना है। अभी मार्केट कंटिन्यूसली बहुत टाइम के बाद एक हर डायरेक्शनल आ रहा है और ये कब तक चलेगा, जब तक मार्केट एटलीस्ट आपका जो अर्ली का स्ट्रक्चर है हायर लो वो कंटिन्यूड ब्रेक नहीं होगा, तब तक मार्केट इन अ वे WRC से ये जो बुलिशनेस है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो 40,000 हम अप्रोच कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा नंबर है। तो मार्केट में 40,000 के ऊपर स्पाइक मार के भी फिर वो रिवर्स होना है तो हो सकता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि हायर लो अर्ली में मेंटेन्ड है, तो वो मेंटेन्ड है तो बायर्स अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट का बियरिशनेस का मिलेगा, आपका विक्स बढ़ेगा। इंडिया विक्स वापस 21 से जो था 1 महीना पहले आपका जुलाई जब स्टार्ट हुआ था 21 से 17 पे आ गया। तो ये भी राइजिंग नहीं होगा, और जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा ये बुलिशनेस मार्केट की मेंटेन रहेगी, राइट। तो ये चीज़ हमें इंपॉर्टेंट देखना है। तो कोरिलेशन देखना रहता है मार्केट में कभी भी, और वो कोरिलेशन आपको देखो तो बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं वो समझ में आएगा। आज विक्स जो है, जब मार्केट गिरा था टेम्पररी सिर्फ 3% बढ़ा था, जैसे ही उसने टारगेट 1 दिया था 15 मिनट्स में विक्स वापस गिरना स्टार्ट हुआ, और जैसे ही मार्केट PDH के ऊपर आया ये नेगेटिव में आ गया। तो विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है तो ये विक्स भी आपका 18-19 के ऊपर जाना चाहिए। जब ये जाएगा तभी वो फॉल आएगा मार्केट में, नहीं तो वो साइडवेज जाके टाइम पास करेगा। लेकिन लो विक्स है वो बता रहा है कि मार्केट में जो फियर है वो कम है, राइट। तो दैट इज़ द मेन कोरिलेशन आपको ये ऑब्जर्व करना है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम सुजीत जी 1 आवर सबसे बेस्ट है, ठीक है, वो आपको वहाँ पे देखना है, ठीक है। चलो, तो थैंक यू एवरीवन, है ना, फॉर अटेंडिंग द सेशन। विल मीट नेक्स्ट वीक। और जो लाइव सेशन स्टार्ट होंगे अपने लाइव सेशंस मोस्टली अपने 29 या 5 ये 2 वीक में से 1 वीक में स्टार्ट होंगे, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर हमारा 29 से 2 भी है, क्योंकि शायद वहाँ पे तब बहुत गणपति भी काफ़ी लोगों के घर में होता है, तो हमारे इधर भी है, तो एटलीस्ट 5 से वही सोच रहा हूँ प्लान करके कि 29 से हम 1st-2 तक लाइव सेशन सितंबर मंथ का वहाँ पे कर सकते हैं। तो जो भी रहेगा डेट्स टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा, है ना। यहाँ पे 1 वीक पहले ही बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। तो सैटरडे संडे मंडे तक मैक्सिमम अपडेट आ जाएगा, लाइव सेशन वीक अपना फिर स्टार्ट हो जाएगा तब से, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन। चलो, बाय बाय एंड गुड नाइट।